नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है आज शुरू होता है सीनेसेंस यानी जीर्णता। सीनेसेंस जीर्णता। जीर्णता हम उस चीज़ को कह सकते हैं जब जैसे कोई भी एज जब इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे उस चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, तो उस या फ्रूट्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर एक टाइम पीरियड के बाद अगर किसी भी प्राणी की जन्म हुई है, वो फर्स्ट सेल से उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो एक बार धीरे धीरे सेल की जो है वो डिवीज़न होता है, ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद एक टाइम पीरियड पर उस ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट या डिवीज़न रुक जाता है, और रुकने होने के बाद सेल जो है वो मैच्योर हो जाती है, और सेल के मैच्योर होने पर उसकी जो डिवीज़न रेट है वो लगभग धीरे धीरे कम होने लगती है, और सेल के अंदर जो जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनका जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो डाउन होने लगती है। इसी चीज़ के कारण यहाँ पर जीर्णता उत्पन्न होती है, और ये जो है वो सेल के जो अंदरला मैटर होता है उस मैटर के अंदर केमिकल चेंजेस होने के कारण थोड़े समय बाद वर्किंग कैपेसिटी ख़त्म होने के बाद सेल डेड हो जाती है। इसी को यहाँ पर जीर्णता कहा गया है। तो यहाँ पर देखें जीर्णता के टॉपिक, तो जीव के जन्म से लेकर मृत्यु की जो अवधि होती है या टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ पीरियड कहते हैं। लाइफ पीरियड कहते हैं, और जिसके अंदर जो है जैसे प्लांट है उसके मैच्योर होने के बाद की वे जो एक्टिविटीज़ जो कि उसकी डेथ का कारण बनती है उसे हम जीर्णता या सीनेसेंस कह सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट होता है सीड का जो जर्मिनेशन होता है। सीड जब अंकुरित होता है उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, क्लाइमेट मिलता है, उसके बाद वो जर्मिनेशन करता है। जर्मिनेशन के बाद सीड का मैचुरेशन स्टेज आती है, और मैचुरेशन स्टेज कंप्लीट यानी परिपक्व हो गया। अब परिपक्व होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर एजिंग आती है। समय के साथ साथ होने वाली घटना को हम एजिंग या आयु काल कहते हैं, जिससे कि इस आयु काल के अंदर होने वाली उन घटनाओं को हम जीर्णता कहते हैं, और जिसके कारण सेल की जो कैपेसिटी होती है वो डाउन हो जाती है, और क्षमता डिवीज़न की क्षमता ख़त्म हो जाती है, और सेल जो है वो डेथ हो जाती है। इस चेंजेस के अंदर जो प्लांट कमज़ोर हो जाता है, इस चेंजेस के अंदर प्लांट के अंदर कुछ पार्ट में कमज़ोरी आ जाती है, और उसकी वर्किंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है, और इसमें जो जैव क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। जैसे लीफ का झड़ना है, इस प्रोसेस के अंदर जब फ्रूट का पक कर नीचे की ओर गिरना है, पत्तियों का टूट कर गिरना है, ये सब प्रोसेस जीर्णता की क्रियाएं होती हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो सेल होती है वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी में जो है रिन्यूअल प्रोसेस यानी नवीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, और वाटर प्रोडक्ट्स स्टोर और इंक्रीज़ हो जाने से जो ऑक्सीजन की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो स्लो हो जाती है। ऑर्गन्स की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो स्लो हो जाती है और डेथ का कारण बनती है। हम इसको एक सेल के उदाहरण से ही यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और सेल डेथ हो जाती है। ये अलग अलग लेवल की होती हैं। जैसे ये वर्किंग कैपेसिटी सेल के अंदर मॉलिक्यूलर यानी उसके आणविक लेवल पर हो सकती है, जैसे प्रोटोप्लाज्म के लेवल पर। इसी तरह जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर भी जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे इनकी ख़त्म होने लगी है। इसके अलावा जो सेल्यूलर आणविक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो सेल है उसकी भी डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म होना। इसके अलावा जो ऑर्गन्स लेवल है, जैसे लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, इनकी जो फॉर्मेशन कैपेसिटी होती है वो भी धीरे धीरे कम मात्रा में होने लगती है। इसी तरह जो ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट बॉडी है, तो प्लांट बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, वर्किंग कैपेसिटी डे बाय डे डाउन होने लगती है। उसका कारण होता है
सेंसिटाइजेशन, जीर्णता। हम इसको टॉपिक के अंदर जैसे सबसे अच्छा होता है, जैसे पतझड़ बन, पत्तों का झड़ना एक विशेष क्रिया कहलाती है। जैसे इसके अंदर हम लीफ सेंसेशन या पर्ण जीर्णता को हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये इसकी जो लीफ की जो ग्रोथ होती है वो सिग्मोइड ग्रोथ होती है, और ये सिग्मोइड ग्रोथ जो है वो फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी पर और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उसका इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। और जो है ग्रोथ जो रेगुलेटर हार्मोन्स होते हैं वो इनिबिटर्स इस पे वर्क करने लगते हैं, जिससे कि लीफ की जो क्लोरोफिल होती है वो धीरे धीरे उसके अंदर समाप्त होने लगती है। जैसे हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पर्णपाती जो डेसिडियस प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो है एजिंग है वो या सीनेसेंस है वो अनफेवरेबल कंडीशंस से प्लांट को सेफ रखने का काम भी करती है। तो ये इसमें उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी शो करता है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग सीनेसेंस। जीर्णता के दौरान प्लांट्स की सेल्स के अंदर आने वाले क्रियात्मक और जैव रासायनिक परिवर्तन, अगर हम देखें तो कौन कौन से परिवर्तन आ जाते हैं लीफ में। तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल की हानि होने लगती है, क्योंकि क्लोरोफिल के जो डिग्रेडेशन है या अपघटन में जो मैग्नीशियम है वो डिचिलेटेड फियोफॉर्बाइड अल्फा ऑक्सीजिनेज तथा आरसीसी रिडक्टेज एंजाइम्स का सिंथेसिस होने के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके अंदर लॉस हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी जो बनती है उसमें हानि होने से या एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होने के कारण जो है ये फोटोसिंथेटिक रेट जो होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इसके कारण लीफ के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं या क्लोरोफिल जो होता है वो नष्ट होने लगते हैं। दूसरा इसमें देख सकते हैं कि कौन से केमिकल्स होते हैं। लॉस ऑफ रूबिस्को एक्टिविटीज़, यानी रूबिस्को जो एंजाइम्स पाया जाता है वो अपनी क्रियाविधि उसकी समाप्त होने लगती है। जैसे इसमें जो एंजाइम्स होती है वो एक्टिवेशंस के अंदर कमी हो जाती है। जैसे एंजाइम है NADP है और ग्लाइसिल्डिहाइड, इसके अलावा 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स, इसके अलावा फॉस्फोराइबोलोज एंजाइम्स काइनेज और RUDP एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर कमी हो जाती है। और लॉस ऑफ रेस्पिरेशन रेट, यानी कि श्वसन दर में कमी होना, श्वसन दर में कमी होना भी जीर्णता का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो पोषण होता है उसका पूर्ण रूप से परिवहन प्लांट्स के अंदर नहीं हो पाता। जैसे प्रोटीन का लॉस हो जाना, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का स्लो हो जाना, और प्रोटीन रिडक्टेज की जो एंजाइम्स की जो होती है वो रेट देखिए अपघटन, प्रोटीन का अपघटन करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनकी रेट का बढ़ जाना। इसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन अदर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है प्लांट्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो अपना प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो इंक्रीज एक्टिविटीज़ ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, जो अपघटनीय एंजाइम्स हैं उनकी जो क्रियाएँ हैं वो बढ़ जाती हैं, क्रियाएँ बढ़ जाती हैं, जिसके कारण भी सेल की जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी उसके अंदर उनके अंदर डैमेज होने लगती है। जैसे प्रोटीज और न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं उनके कारण न्यूक्लिक एसिड जो सिंथेसिस होता है उसके अंदर जो संश्लेषण की मात्रा है वो भी घटने लगती है। और लॉस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, जो लिपिड की जो परत होती है, जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसकी जो पारगम्यता होती है उसकी जो वो भी इफ़ेक्ट करती है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अनावश्यक मॉलिक्यूल्स है वो भी सेल के अंदर स्टोर होने लगते हैं और सेल की जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म करने लगते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन लेवल है में जो इथाइलिन है, हार्मोन लेवल है जैसे इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड्स है, उसके कंसंट्रेशन बढ़ती है और ये ही सेल की जो है डेथ के
डेथ हार्मोन भी इनको कहा जाता है। अगर हमें पूछें कि सेल के डेथ हार्मोन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो होता है वो सेल की डेथ हार्मोन कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, और डिस्ट्रॉय ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं उनकी मैकेनिज्म। आरएनए भी अपना काम करना कम कर देता है और माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपेयर होने लग जाता है, एटीपीज प्रोड्यूस नहीं होती है, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। इसका सिग्निफिकेंस देखें, इसका महत्व देखें तो इसका क्या महत्व है या सिग्निफिकेंस है, ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक देखें तो ये जो ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स होते हैं वो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो जीर्णता को रोकने का काम करता है। और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो नाइट्रोजन की सप्लाई जो है वो एजिंग्स को रोकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर वाले चैप्टर में पढ़ा टॉपिक में कि नाइट्रोजन और कार्बन जो होते हैं वो प्लांट्स के अदर पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट की सप्लाई, जो नाइट्रोजन की सप्लाई होती है वो रुक जाती है, बाधित हो जाती है, जिसके कारण एजिंग प्रक्रिया रुकती है। यहाँ पर देखें जो वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई के कारण भी एजिंग की प्रक्रिया रुकती है। जैसे टेम्परेचर है वो भी इसको इफ़ेक्ट होता है। हाई टेम्परेचर इस पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जबकि लो टेम्परेचर होता है उसके अंदर इसको सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसी तरह लाइट की जो पॉजिटिविटी है, एक सामान्य तापक्रम है, वो एजिंग की प्रक्रिया को बड़ा कम करता है, और अगर डार्कनेस रहता है तो वो एजिंग की प्रक्रिया के अंदर उसमें ABA स्टोर हो जाता है और स्टिग्मेटा को क्लोज कर देता है, जिसके के कारण डार्कनेस है वो प्लांट्स को एजिंग की क्रिया को इफ़ेक्ट करता है और उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार हमने देखा कि आज के इस टॉपिक के अंदर एजिंग से सीनेसेंस यानी जीर्णता प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होती है, सेल किस तरह से वर्क करने लगती है, और सेल की कैपेसिटी किस तरह से डाउन हो जाती है, और कौन कौन से फिजियोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस सेल के अंदर हमें दिखाई देते हैं जीर्णता के दौरान।